नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव पर हमारी खास पेशकश डूसू का दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों को सीधे तौर पर देश की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टियां भी इन चुनावों पर अपनी पैनी नज़र रखती हैं और जीत के चक्रव्यूह को भेदने के लिए इन युवा नेताओं को तैयार करते हैं। डूसू के चुनावी बिसात बिछ चुकी है और सभी खिलाड़ी जीत के लिए अपनी चालों के साथ तैयारी में हैं। हर खिलाड़ी को उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है। जीत के लिए हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये चुनावी परिणाम ही बता पाएंगे। डूसू के चुनावी दंगल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राजीव कुमार हैं दयाल सिंह कॉलेज से। उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 सितंबर को नॉमिनेशन की आखिरी लिस्ट आ चुकी है। हर पार्टी अपने अपने चुनावी वादों को लेकर मैदान में उतर चुकी है। एनएसयूआई, एबीवीपी, इंसो, एसओआई और सीवाईएसएस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। हर साल एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच मुकाबला देखने को मिलता था, लेकिन इस बार 5 पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। चुनाव की रणभूमि तैयार हो चुकी है और सभी योद्धाओं ने रण क्षेत्र में उतरने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही डूसू के दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे योद्धाओं ने जीत के लिए दिन रात एक कर दिया है। हर पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी जान लगा दी है। इस दौरान आचार संहिता का उल्लंघन भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। दीवारों पर अभी तक उम्मीदवारों के पोस्टर लगे हुए हैं और पैम्फलेट्स, बुलेट्स सड़कों पर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कोई धूल मिट्टी हो। आइए आपको हर पार्टी के उम्मीदवारों से मिलवाते हैं और सुनवाते हैं क्या क्या उनके वादे हैं। एक्चुअली हम लोग को जो स्टूडेंट्स के लिए करना है, नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके लिए ही वर्क करना है। उनके लिए हॉस्टल्स, उनके लिए जो फैकल्टी इरेगुलर रहती है उनको प्रॉपर करना है, उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे, वो फर्स्ट नंबर पे ही रहे। मांगे हम किनसे मांगने जाएं? दरअसल डूसू एक प्रेशर बॉडी के रूप में जो अपना महत्व खो चुका था, एक ऐसे रूप में आ चुका था जहां लोग राजनीति को करियर बनाने के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनके लिए जहां एक लॉन्चिंग पैड बन के रह गया था। हम डूसू चुनाव, छात्र संघ चुनाव की प्रासंगिकता को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। हम एहसास कराना चाहते हैं कि छात्र राजनीति की पौधशाला जब तक पवित्र, शुद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगी, राजनीति के कोई मायने बच नहीं जाते। हमारा चारों पैनल जीत रहा है। बड़े सौम्य तरीके से हम पूरे तरीके से रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और हमारे कुलदीप बिधूड़ी, राहुल राज आर्यन, जीतने की उम्मीद हमारी काफ़ी है। इस बार 4 सीटें निकलेंगी एनएसयूआई की, जैसा कि आप लोगों ने देखा। हम सीबीसीएस को लेकर काफ़ी इस बार विरोध में हैं, उसे हम कभी भी लागू नहीं होने देंगे, जिससे छात्रों का नुकसान हो रहा है, ये प्रोफेसर को नुकसान हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कई प्रकार के हमारे मुद्दे हैं, जैसे कि नए कॉलेज, नए हॉस्टल्स। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे मुख्यमंत्री ग्यारह सितंबर को डूसू के चुनाव हैं। अब तो हर पार्टी अपने पक्ष में छात्रों को जोड़ने में जुट गई है। अब इंतजार 11 सितंबर का है और उसके बाद परिणाम का। पिछली बार एबीवीपी ने एनएसयूआई का पूरा सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार 5 पार्टियां मैदान में हैं। डूसू का दंगल देखने लायक होगा। अली अब्बास नकवी, ए टू जेड न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल जिस तरीके से डूसू इलेक्शंस का पूरा चुनावी बिसात बिछ चुकी है और इस पूरे कार्यक्रम पर हमारे साथ बातचीत के लिए प्रोफेसर राजीव कुमार हैं, जो ख़ास तौर पर इस इलेक्शन से भी जुड़े हुए हैं, पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके की अभी फ़िलहाल देखने को ये चीज़ें मिल रही हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार डूसू इलेक्शन में प्रमुख मुद्दे क्या हैं जो जिस पर के स्टूडेंट्स फोकस कर सकते हैं? जैसा कि आपके प्रोग्राम में बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो आपने पहले फिल्में दिखाई हैं जी, 2 तरह के
इश्यूज आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ अगर देखा जाए तो आपने कहा कि 5 लोग हैं जो इस चुनाव 5 टीम में हैं जो इस चुनाव में मुख्य दौर में 5 पार्टियां जी 5 ग्रुप हैं, हाँ, स्टूडेंट ग्रुप कह लें, जी। जिसमें NSUI ने बहुत साफ तौर पर कहा कि CBCS उनका सबसे मुख्य मुद्दा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार की बात CYSS कर रहा है कि जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा और शुचिता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी, तो फिर चुनाव का अर्थ क्या है। और तीसरी तरफ आपने बहुत साफ साफ दिखाया कि एक दौर रहा है जिसमें सरकार भी है और ABVP लगातार उसमें जोर मारी हुई है कि पिछली बार जो NSUI को उसने साफ किया है उसको कैसे आगे जारी रखे। इसके अलावे जब आप देखेंगे कि कॉलेजों में जब जा रहे हैं स्टूडेंट और मोबिलाइजेशन में इनके साफ साफ दिख रहे हैं कि कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं जी, बिल्कुल। जैसे बस पास, मेट्रो पास की बातें हो रही हैं, इसके अलावा हॉस्टल की बातें हो रही हैं, इसके अलावा कुछ एक बातें जो लाइब्रेरी में सवेरे से लेकर शाम तक बैठने की, ये सभी बातें हैं जो आ रही हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये प्रमुख मुद्दे ऐसे हैं जिन पर स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। और फिलहाल एक चीज़ और है प्रोफेसर साहब कि जिस तरीके से बड़ा लंबा समय बीता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन होते रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में अगर कहें पिछले अगर 30 वर्षों की बात करें, 25 वर्षों की बात करें, तो क्या बदलाव आए हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि मैं खुद भी 1992 से आज 2015 हो गए हैं और मैंने देखा है, बहुत नज़दीक तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव को देखा है जी। पिछले 15 सालों में जो दिल्ली में परिवर्तन दिखाई देता है वो परिवर्तन आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भी दिखाई देगा। और वो परिवर्तन क्या है? अगर आप देखें तो तमाम जो बाहरी दिल्ली जो हुआ करती थी, वो बाहरी दिल्ली में जिस तरीके से जमीनें शहरीकरण के तौर पर वो जो गांव थे वो शहर बने। चलिए प्रोफेसर साहब आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ ये यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमरीश पांडे जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, आपका A to Z न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, एक बात बताएं कि इस बार के जो DSU इलेक्शंस हैं, प्रमुख मुद्दे क्या हैं NSUI के? NSUI का जो प्रमुख मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख 2 मुद्दे पे मैं बात करूंगा, वो एक पहला है CBCS, जो एक जबरदस्ती ये सेंट्रल गवर्नमेंट और खास तौर पे स्मृति ईरानी एक सबों के लिए एक कॉमन सिलेबस ला रही है, जिसके लिए उन्होंने न तो होमवर्क किया है, न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो CBCS को हटाना और कॉमन यूनिवर्सिटी बिल जो इन्होंने लाया है उसके खिलाफ है, क्योंकि हमारा देश एक कल्चरली डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यहाँ पे हर चीज की वैल्यू होती है, हर चीज की अहमियत होती है जी। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस तरीके से संघीय ढांचे को हर एक इंस्टीट्यूशन में जबरदस्ती ये लोग डाल रहे हैं, तो इन सबको ध्यान में रख के ये खिलाफ है। उसके अलावा हमारा जो मुद्दा है कि महिलाओं की सुरक्षा दिन प्रतिदिन जो दिल्ली में जैसे कि 1 साल में रेप का केस इतना बढ़ा है, तो किस तरीके से दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, खासतौर पर महिला लड़कियों के लिए किस तरीके से इन लोगों की संवेदनशीलता है, उसको ध्यान में रख के हम लोगों की डिमांड रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा बसेज और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएं जी। ठीक है, तो यही सब हमारे मुद्दे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े तो एक तरीके से जैसा कि प्रोफेसर साहब आप बता रहे थे कि CBCS प्रमुख मुद्दा है NSUI का, जाहिर सी बात है जो प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के उनका भी यही कहना है। हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं कि पिछले 30 सालों में यहाँ मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, अमरीश जी को याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो CBCS है, ये इसका पहला फॉर्म दिल्ली विश्वविद्यालय ने FYUP के रूप में देखा। और ये FYUP जिस CBCS में 2 चीजें सेंट्रल हैं, जो पहला है वो है सेमेस्टर सिस्टम और दूसरा जिसको कहते हैं कॉमन इवैल्यूएशन सिस्टम, और जो ऑल ओवर इंडिया लागू करने के लिए
जो 2009 में भेजा गया, और वो स्मृति ईरानी जी ने नहीं भेजा, वो पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी जिसमें कपिल सिब्बल साहब थे, उन्हीं के द्वारा भेजा गया है। कुल मिला के अगर हम कहें तो ये पॉलिसी का हिस्सा है। ये एक अच्छी बात है कि आज एनएसयूआई इस पॉलिसी के खिलाफ है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो एबीवीपी जो एफवाईयूपी के खिलाफ लगातार थी, वो आज सीबीसीएस के मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, जबकि ये दोनों नीतिगत मुद्दे थे। और ये दिख रहा है, स्टूडेंट बहुत साफ साफ वो देख रहे हैं कि ये अगर सरकार बदले तो नीतियों के हिसाब से विरोध करने की बात ना हो के, बल्कि अपने सरकार के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की राजनीति हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब सही बात कही। अच्छा, अब हम उसी सवाल पर आते हैं जो कि अभी मैंने आपसे पूछा कि पिछले 30 साल में जो डूसू के इलेक्शंस में होते आए हैं, इनमें एक तरीके से शुरुआत में एक वर्ग के खास तौर पर जो नेता थे, छात्र नेता थे, वो जीत करके आते थे, और अब जिस तरीके की स्थिति है उसमें कहीं दूसरे वर्ग के नेता जीत करके आ रहे हैं। तो ये क्या बदलाव आया है, क्या अंतर आया है, इस पे भी थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये इससे सत्ता का चरित्र बहुत साफ साफ समझ में आता है, और जो मुझे लगता है कि आपके प्रोग्राम का मुख्य कंसर्न दिखाई दे रहा है, जबकि वो इतनी संख्या में जहां सफाई अभियान की बात हो रही है और वहां पर इतनी संख्या में पेपर्स जो है वो फैलाए जा रहे हैं और इतनी बर्बादी हो रही है, और उसके पीछे का जो खर्च है वो भी महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि इसके पीछे जो खर्च हो रहा है वो कहां से आ रहा है, और उसको आप अगर देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव से अगर आप जोड़ेंगे तो आपको बहुत साफ साफ दिखाई देगा कि एक दौर था जबकि ज्यादातर लोग वो जो पंजाबी वर्ग से और उस तरह के जो व्यवसायी वर्ग से आ रहे थे ज्यादातर। आज आप देखेंगे कि ज्यादातर अगर हम जातीय आधार पर अगर देखें तो वो जो बाहरी दिल्ली से जुड़े हुए, जिनका शहरीकरण हो चुका है, जिनकी जमीनें सरकार ने काफी ऊंची कीमतें उनको मिल गई हैं, और उन सब के आधार पर आज जो राजनीतिक एक्सरसाइज करने की बात, यानी सत्ता हासिल करने की जो बात आ रही है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और इस चीज को अगर हम देखें तो सत्ता के पीछे जो पैसे का और पैसे के पीछे का जो चरित्र, राजनीतिक चरित्र है, वो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, और ये एक चिंताजनक बात जो है आज भी चुनाव में दिखाई दे रहा है, और जो कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है, कहीं ज्यादा बढ़ा है। जी बिल्कुल, पैसा और पावर का जिस तरीके से छात्र राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है, उसके कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी इस पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है डूसू इलेक्शंस पर। वहीं चुनाव में क्या क्या सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, इस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे, और इस पूरे मसले पर डीसीपी मधुर वर्मा से बात की हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी ने। डूसू के चुनाव 11 तारीख को हैं, और इस पे सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम है कि कोई अगर लड़ाई झगड़े वहाँ पे ना हो, उस पर पुलिस क्या अपना रोल निभाएगी। हमारे साथ खुद डीसीपी मधुर वर्मा जी हैं, या उनसे जानते हैं कि क्या क्या पुलिस अपने बखूबी वहाँ पे रोल निभाएगी। सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव से पहले सुरक्षा का पूर्ण इंतज़ाम कर लिया गया है। तो सभी पुलिस स्टेशन से फोर्स मोबिलाइज़ की गई है। ख़ास तौर पर उन्हीं पुलिसकर्मियों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया जो पिछले सालों में भी यहाँ पे चुनाव की ड्यूटी दे चुके हैं। इसके अलावा डिफेसमेंट रोकने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग हमने 60 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, और जिन्होंने भी यहाँ पे डिफेसमेंट किया उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। व्हीकल्स को इम्पाउंड किया जा रहा है, क्योंकि लिंगडो कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में व्हीकल्स अलाउड नहीं होते, तो इसके चलते व्हीकल्स जो आउटसाइडर्स की एंट्री रिस्ट्रिक्ट की गई है। एरिया में बैरिकेडिंग की गई है, खासतौर पे आर्ट्स फैकल्टी के सामने का ब्लॉक, जहाँ से अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो फाइनल लिस्ट है कैंडिडेट्स की जो नॉमिनेट
जो चुनाव लड़ेंगे वो घोषित की जाएगी। वहाँ पे सुरक्षा के मद्देनज़र ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग की गई है और रिजर्व फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे की गई है। ये थे हमारे साथ आपने देखा मधु वर्मा डीसीपी, जिन्होंने खुद बताया कि उनकी यही कोशिश रहेगी कि जो इलेक्शन है बहुत अच्छी तरीके से निकले और कोई भी ऐसे शरारती तत्व अगर मिलते हैं तो उन्हें फ़ौरन उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल भारद्वाज के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। तो सुरक्षा के इंतजामात पर भी बातचीत हुई, पूरे इंतजामात किए गए हैं। जिस तरीके से डूसू इलेक्शंस में पैसा और पावर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी सब के चलते इस तरीके के हालात पैदा होते रहे हैं और उसी के लिए सारे इंतजामात हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, तैयार है। और फिर से एक बार प्रोफेसर साहब के पास आते हैं। जिस तरीके से राजीव कुमार जी हम बात कर रहे थे कि डूसू इलेक्शंस भी हैं और JNU में भी इलेक्शंस होते हैं, ये दोनों इलेक्शंस जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं, DU और JNU के, इनमें अंतर क्या है? देखिए, इसको संयोग ही कहेंगे कि पिछला इलेक्शन जो था और ये इलेक्शन जो है, दोनों इलेक्शन 11 तारीख को है और एक ही दिन है जी। और इन दोनों चुनावों को देखेंगे तो हमें एक बहुत साफ साफ समझ आएगी कि जो चुनाव है वो जिसे हम कहें कि चाहे छात्र यूनियन का चुनाव हो, शिक्षक का चुनाव हो यूनियन का, या फिर संसद का चुनाव हो जी, ये एक राजनीतिक पर्व है। मतलब जनतंत्र में विश्वास रखने वाले के लिए एक चुनाव राजनीतिक पर्व होता है जी। आज हमला उसी राजनीतिक पर्व को बिल्कुल ही सत्ता के गलियारे की राजनीति बना देने के नाम पर, और उसमें जो सत्ता का सीधा हस्तक्षेप हम कहें कि पैसे और मसल पावर, जिसको हम कहें कि पूंजीवाद और सामंतवाद का, पूंजीवादी ताकतें और सामंती ताकतों का इस जनतंत्र पर जो हमला है वो हमें दिखाई देता है। और जिसका रूप आपने बहुत साफ साफ दिखाया कि DU के इलेक्शन में वो दिख रहा है। जबकि JNU में आप इससे ठीक अलग एक माहौल देखेंगे, और JNU का माहौल तो इससे पहले काफी बेहतर था। आज वहां उसी एक खास बात है कि उसी जनतंत्र के पर्व के बावजूद आज वहां पर हमला हो रहा है जी। और वो हमला क्या हो रहा है कि जिस रूप में जनतंत्र का वहां आगे विस्तार हो सकता था, उसको स्कटल किया जा रहा है। जबकि वहां ना तो पैसे का खेल हो रहा है और न ही सत्ता के ताकत का खेल हो रहा है। वहां छात्र खुद ही अपने द्वारा एक कमिटी बना रहे हैं, खुद ही नियंत्रण है। वहां कोई DCP ACP की जरूरत नहीं है। वहां छात्र खुद से ही चुनाव नियंत्रित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और आयोजित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर साहब हमारे साथ अनूप पवार ABVP नेता जुड़ गए हैं। अनूप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार के डूसू इलेक्शंस में ABVP के क्या प्रमुख मुद्दे हैं? विद्यार्थी परिषद देश भर में सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो कार्य करता है। इस साल पिछली बार FIUP रोल बैक जी, FIUP रोल बैक कराने में विद्यार्थी परिषद की एक बड़ी भूमिका रही थी। इस साल हॉस्टल की डिमांड लेकर विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में है। DU स्पेशल बसेस, वुमेन सेफ्टी, बेसिकली मुद्दा हमारा इस साल। अच्छा अनूप जी, हम एक बात और कहेंगे कि जिस तरीके से FYUP में ABVP की भूमिका आपने बताई कि बहुत ज़्यादा रही और वापस हुआ, उसी तरीके से हम ये भी जानना चाहेंगे कि CBCS पे आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, जबकि दोनों लगभग चीज़ें एक ही समान है। सर ऐसा नहीं है, विद्यार्थी परिषद किसी भी CBC रोल को एकदम हटाना नहीं चाहती है कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के हितों में काम करने वाला एक संगठन है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं फिर भी। सर सवाल नहीं उठ रहे हैं। अगर उसमें कुछ कमी होगी ना तो उसको सुधारने के लिए विद्यार्थी परिषद स्टैंड लेगी, जरूर लेगी। तो ये तो FYUP के मामले में भी हो सकता था। तो FIUP तब आपने एक साथ उसका विरोध किया क्योंकि उस समय UPA की सरकार थी केंद्र में, तो तब आपने उसका विरोध किया। और अब NDA की सरकार है, BJP की सरकार है केंद्र में, तो आप CBCS का विरोध नहीं कर रहे हैं। सर CBCS आप चाहते हैं कि पहले ये लागू हो जाए और उसके बाद उसकी कमियां नजर आए? नहीं सर जी आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये CBCS 2008 में UPA की सरकार के अंदर ये पास हुआ था। अच्छा जी बोलिए। ये 2008 में CBC को पास हुआ था। चलिए, और इसके अलावा प्रमुख मुद्दे क्या हैं, कुछ बताना चाहेंगे? वुमेन सेफ्टी को लेकर विद्यार्थी परिषद ने पिछले
2-3 महीने के बड़ी प्रमुख आंदोलन किए कैंपस के अंदर। जी जी जी। कुछ देहात के कॉलेजेस में ड्यू स्पेशल बसेस चलाई गई हैं, यूनिवर्सिटी स्पेशल जी जी बसेस चलाई गई हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए आप हमारे साथ बने रहें। अनूप जी, फिर से मैं प्रोफेसर साहब के पास आना चाहूँगा। प्रोफेसर राजीव कुमार जी, जिस तरीके से आपने बताया, अभी क्या है कि पैसा और पावर, मसल पावर भी कह सकते हैं, जिस तरीके से इन सब चीज़ों का प्रयोग डूसू इलेक्शंस में होता रहा है पिछले समय में, क्या आप समझते हैं कि लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें थी उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए? बिल्कुल। इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था जेएनयू और डीयू का, उससे जोड़ के इसको लिंग 2 कमेटी को देखना बहुत जरूरी है जी। डीसीपी साहब लगातार क्या कह रहे थे कि भाई लिंग 2 कमेटी में वकील्स अलाउ नहीं है। कोई भी खुली आंख से दिल्ली की सड़कों पर आज देख सकता है कि एक एक जत्था 20-20, 25-25 गाड़ियों का निकल रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर ये कहा जाए कि लिंग 2 कमेटी का जो है वो, आज तक मुझे आप बता दीजिए कि हर टीवी चैनल दिखा रहा है कि लिखित तौर पर जो पोस्टर और पर्चा सिर्फ अलाउ हो सकता है हाथ से लिखे हुए, प्रिंटेड मटेरियल नहीं होंगे। आप सड़क के किसी दिल्ली के कोने में चले जाइए, आपको ये मटेरियल दिखाई चलिए देगा। प्रोफेसर, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। मोहित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डूसू अध्यक्ष। मोहित, आपका स्वागत है A to Z न्यूज़ में। धन्यवाद धन्यवाद जी, आप बताइए, आपके संगठन का क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप इस बार के डूसू इलेक्शंस में उतर रहे हैं? देखिए, आज हमारा पैनल अनाउंस हो गया है जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और कई सारे अहम मुद्दे, क्योंकि पिछले साल भी पूरा 4 की 4 सीट हमारी थी। पूरे साल भर हमने स्टूडेंट एक्टिविज्म के लिए काम करा और जितने मुद्दे हम उठा सकते थे उनको पूर्णतः उठाया और उनको पूरा करवाया। और इस साल आने वाले साल में हम कई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे अब कई साल हो गए, इतने साल हो गए, नए कॉलेज, नए हॉस्टल्स अब बनने चाहिए, वो चीजें उनके लिए हम पूरा प्रमुखता से हम उठाने वाले हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं जो हमारी कन्वेंस की बहुत बड़ी दिक्कत है पूरी दिल्ली भर में, कि हम चाहते हैं कि कंसेशन पास एसी बस में भी शुरू हो, मेट्रो में भी कंसेशन पास एक किया जाए। तो ऐसे कई सारे मुद्दे होने वाले हैं और प्रमुखता से हम उन्हें उठाने वाले। मोहित, CBCS पर को लेकर के ABVP की भूमिका पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमने शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर है कि सब संगठन उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे ज्यादा समझ रहे हैं, स्टूडेंट को हित को नहीं समझ रहे हैं। हमने उसको सीधा स्टैंड लिया है कि हम CBCS के साथ हैं। कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव बदलाव जो स्टूडेंट के फेवर में होता है, हम उसके साथ हैं, पर हम चाहते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से हो, बेस्ट तरीके से हो, जिससे उसका बेस्ट से बेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ स्टूडेंट्स को मिले। लेकिन विरोधी पार्टियों का कहना है कि FIUP और CBCS लगभग एक जैसी ही व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था का विरोध और एक व्यवस्था का समर्थन, या फिर के चुप्पी साधे रहना, ये कहाँ की जो नीति है वो ठीक है? सीधा सीधा संगठन गुमराह कर रहे हैं, बाकी संगठन गुमराह कर रहे हैं कि बस वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चीजें कर रहे हैं जी। हम सीधा, हमारा स्टैंड है कि हम CBCS के साथ हैं। FIUP के इसलिए विरोध में थे, वो 4 साल का कोर्स था। जब 4 साल का कोर्स आप लागू करते हैं तो 1 साल एक्स्ट्रा होता है, और 1 साल एक्स्ट्रा होता है तो व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जब 3 साल बैठाने की व्यवस्था नहीं है तो 4 साल कैसे बैठा पाओगे। तो 1 साल का पूरा खर्चा, ठीक है, कोई अगर स्टूडेंट बिहार से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, तो पूरा 1 साल का उसका रूम का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, उसका खाने का खर्चा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ता है। और इसमें कुछ, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और ये थे मोहित, पूर्व डूसू अध्यक्ष, जिनका कहना था कि CBCS पर भी जो उनका स्टैंड है वो लगभग क्लियर ही है। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से ये सब चीज़ें हैं, और बात हुई अभी अनूप पवार से भी, और ये मोहित जो बता रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ कमी है। हालांकि चलिए, ये जो भी है उनका मुद्दा है, वो उन्होंने अपनी बात रखी है। लिंग 2 कमेटी पर फिर से आते हैं हम आपके साथ बातचीत के, कि लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो कितनी लागू हो पाई हैं और कितनी नहीं। मैं बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, और ये आज बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें जनतंत्र को, एक छात्र राजनीति को जनतंत्र के पर्व के तौर पर देखना है, अगर हमें राजनीतिकरण, जिसको हम कहें पॉलिटिसाइजेशन की, भविष्य के एक लीडरशिप को उभारने का अगर जरिया बनाना है, और साथ ही अपने हितों की चाहत को
समझने का और उसको आगे बढ़ाने का नजरिया बनाना है छात्र संघ के चुनाव को, तो हमें लिंग दो कमेटी के बारे में फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो लिंग दो कमेटी की रिपोर्ट के बाद जेएनयू जैसी संस्थानों में जहां जनतंत्र का पूरा एक पर्व था उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उसे बिल्कुल ही निश्चित और निर्धारित इतना संक्षिप्त कर दिया गया है कि वो जनतंत्र का मतलब नहीं रह गया है। और दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जो संस्था है वहां पर इसका खुला उल्लंघन, क्योंकि सत्ता इसके साथ है, पुलिस व्यवस्था उनके साथ है, सिस्टम उसके साथ है, तो आज चाहे एक भी ऐसा नाम आप नहीं बता सकते हैं जिसका लिंग दो कमेटी के आधार पर चुनाव रद्द किया गया हो। चलिए प्रोफेसर साहब, आप ना ही एबीवीपी डूसू के दंगल में आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। अनूप पवार आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्ते।